वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु प्रकाश बायोलॉजी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की लास्ट वीडियो को हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं और इस लास्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या श्वसन से संबंधित विकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अस्थमा डिजीज है उसको डिस्कशन करेंगे। अस्थमा डिजीज मेन जो है वो एक एलर्जेटिक रिएक्शन होती है और ये एलर्जेटिक रिएक्शन फॉरेन सब्सटेंस जिसे आप एलर्जेंट्स या एलर्जेंट्स के नाम से जानते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर इस डिजीज़ को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा करें कि भी ये एलर्जेंट या फॉरेन सब्सटेंस कौन से हैं जो इस डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब्सटेंस जो है वो मेनली अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करें जो है स्मोक या धुआं जिसे हम कहते हैं, वो किसी भी प्रकार का धुआं हो सकता है। इवन जो सिगरेट या स्मोकिंग जो की जाती है उसके धुएं से भी इस तरीके का जो है मतलब डिजीज़ के लक्षण उसके अंदर व्यक्ति के अंदर दिखाई देंगे। इसके अलावा हम बात करें जो कमरे की जो डस्ट होती है, फाइन डस्ट होती है, उससे भी जो है अस्थमा के लक्षण जो है व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं। इसी तरीके से इवन जो डोमेस्टिक घरेलू पालने वाले जो जंतु होते हैं जैसे कि हमारे कुत्ते और बिल्ली, उनकी जो शरीर से निकली हुई स्कैल्प, इसी तरीके से जो है हमारे जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों के जो है छोटे छोटे जो फेदर्स या पंख जो होते हैं उनसे भी जो है इस तरीके के अंदर की तरफ इनहेल करने से अस्थमा के लक्षण आ सकते हैं। इवन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें अस्थमा के लक्षण पोलन ग्रेन से भी दिखाई देते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर पोलन ग्रेन यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेल किए जाएं तो उसमें जो है वो उसके प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल पार्थेनियम, जिसको आप कांग्रेस ग्रास या हिंदी में गाजर घास के नाम से जानते हैं, इस जो प्लांट है उस प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो यदि इनहेल किए जाएं तो नॉर्मली ब्रीथिंग के अंदर अस्थमा जैसे या एलर्जी जैसे लक्षण जो है वो इसके अंदर शो होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी जो है फॉरेन सब्सटेंस जिसके प्रति कोई व्यक्ति यदि एलर्जेटिक रिएक्शन शो कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वो हम उसको एक तरीके से अस्थमा डिजीज़ कह सकते हैं। इसके अंदर इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में जो है वो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि भी रेस्पिरेशन जो है वो थोड़ा सा कठिन होगा, या हम कहें कि भी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, थोड़ी मतलब कठिनाई से होने वाली प्रोसेस होगी। यहाँ हम इस डायग्राम में देखेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को डिस्कशन करेंगे, इस डिजीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें देखें, यहाँ पर आप देखें कि भी एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो टिब्यूल्स होती है या रेस्पिरेटरी ब्रेंक्यूल्स होती है उसका अंदर की तरफ डायमीटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन जैसे ही इसमें आपके व्यक्ति को यदि अस्थमा के एलर्जेंट सब्सटेंस जो अंदर की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं तो उसके कारण उन जो एलर्जेंट सब्सटेंस है उसको रोकने के लिए जो रेस्पिरेटरी ब्रेंक्यूल्स है उसका अंदर की तरफ जो डायमीटर है वो बिल्कुल कम हो जाता है या संकरा हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स है या फिर रेस्पिरेटरी ब्रेंक्यूल्स है वो अंदर की तरफ हवा को अंदर कम जाने देते हैं, जिससे पर्सन को जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सांस लेने के अंदर कठिनाई उत्पन्न होती है। एक्चुअल में ये होता मतलब इसके सिम्टम्स जो है वो देखें इसके अंदर, तो एक तरीके से इसके अंदर जो मतलब स्पेज़म और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रेंक्यूल्स, मतलब ब्रेंक्यूल्स जो होती है किसकी, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसकी स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। साथ में खांसी आना, कफिंग जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से वीजिंग जिसे हम कहते हैं। वीजिंग का मतलब क्या है कि जब सांस लेते हैं तब सांस लेने के दौरान जो है ब्रीथिंग के दौरान जो है वो आवाज़ या सीटी जैसी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। इसी तरीके से डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग करने के अंदर जो है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मात्रा में कठिनाई होती है। इस तरीके से एक लक्षण और देखेंगे इसके अंदर, इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो हमारे लंग्स है उसके अंदर सूजन आ जाती है। इसी तरीके से उनके अंदर इन्फेक्शन जो है वो शो होता है। इसी तरीके से रेडनेस ऑफ ब्रेंक्यूल्स, मतलब जो हमारी जो ब्रेंक्यूल्स है उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। ये प्रोसीजर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे भी किस तरीके से जो हमारे अस्थमा जो है वो होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ जो है वो डाली है। इस फोटोग्राफ से हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से अस्थमा डिजीज़ के अंदर जो मतलब ये अस्थमा के लक्षण जो है वो शो होते हैं या एलर्जेटिक रिएक्शन कैसे होते हैं। सपोज ये एलर्जेंट है
और ये एलर्जेंट जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्रेंक्यूल्स है उसके द्वारा इन एलर्जेंट्स को ट्रैप्स कर लिया जाता है और वहाँ उस दीवार के अंदर मौजूद प्लाज्मा सेल जो है वो एक तरीके से बी सेल होती है या बी लिम्फोसाइट का एक टाइप है, वो इस एलर्जेंट की प्रेजेंस से पर्टिकुलरली कुछ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, विशेष तौर पर IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई का वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है प्लाज्मा सेल या बी सेल से प्रोड्यूस हुए, तो ये IgE जो है वो पर्टिकुलर इस एलर्जेटिक रिएक्शन को शुरू करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, IgE अलोंग विद एलर्जेंट के साथ जुड़कर ये एक और विशेष प्रकार की जो सेल होती है उसके साथ ये जुड़ जाते हैं, जो उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो दीवार है उसी दीवार के अंदर मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं मास्ट सेल। तो मास्ट सेल के साथ जैसे ही IgE और एलर्जेंट जो है वो अटैच होंगे तो उससे मास्ट सेल से दो तरीके के केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, एक तो इसके अंदर हिस्टामिन और दूसरा इसके अंदर ब्रेडिकाइनिन। हिस्टामिन जो है वो इस जो एलर्जेटिक रिएक्शन के लिए विशेष तौर पर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन दोनों केमिकल मिलकर जो है वो कुछ इस तरीके से इफेक्ट को दर्शाते हैं, जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेंक्यूल्स ऑफ स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन से ब्रेंक्यूल्स के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ब्रेंक्यूल्स है उसका इनर डायमीटर क्या हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है, जो ब्रीथिंग को क्या करता है, एक तरीके से कठिनाई से करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरीके से सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो है वो इनर सरफेस की तरफ सिक्रीट होगा, ताकि यदि पर्सन के अंदर, रोगी के अंदर एलर्जेंट और आ रहे हैं उनको ट्रैप किया जाए। लेकिन दूसरा एक और फैक्टर हम देखेंगे, स्लो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसके साथ कुछ केमिकल और भी हो सकते हैं, जैसे कि वेसोडाइलेटर सब्सटेंस जो ब्लड वेसल जो होती है उसके डायमीटर को बढ़ा देते हैं, तो एज ए रिजल्ट एस्थमा के अंदर पेशेंट का जो है मतलब ब्लड प्रेशर भी स्लो हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सारा मिलकर एक तरीके से ब्रीथिंग की प्रोसेस को क्या करता है, एक तरीके से कम कर देता है और व्यक्ति को जो है एस्थमा अटैक के अंदर सांस लेने के अंदर क्या होती है, कठिनाई अनुभव होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एंटी हिस्टामिन जो दवाइयाँ हैं उनका क्या करते हैं, विशेष तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी डॉक्टरी देख रेख के अंदर। तो ये हमारे जो है मतलब एक तरीके से ट्रीटमेंट और बचाव का तरीका जो है वो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जो एलर्जी कोज करने वाले जो फैक्टर है, उन एलर्जी कोज करने वाले फैक्टर से हम क्या रहें, एक तरीके से दूर रहें। एक और डिजीज़ जो है वो हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, इस डिजीज़ का नाम होगा एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा जो है वो एक्चुअल के अंदर डिजीज़ जो है वो आपके लंग्स के अंदर जो एल्वुलस है उसके डैमेज होने के कारण ये होता है। तो एम्फाइसेमा कोज बाय एक्सेसिव स्मोकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आप जो है स्मोकिंग करते हो, साथ में कुछ ऐसे सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस, उसको यदि रेगुलरली आप इनहेल कर रहे हो, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और वहाँ पर पर्टिकुलर कुछ ऐसे केमिकल फ्यूम्स के रूप में मौजूद हैं जो मतलब इनहेल यदि किए जाए तो उससे लंग्स को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो उस तरीके के जो सब्सटेंस जो है वो यदि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, तो हम इफ़ेक्ट देखेंगे इसके अंदर। तो इफ़ेक्ट में देखें इसके अंदर वॉल ऑफ एल्वुलस डैमेज, यानी कि जो एल्वुलस की दीवार है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। मैं इस डायग्राम की हेल्प से इसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखें नॉर्मली जो हमारी एल्वुलस है उस एल्वुलस की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इस तरीके से इंटरनली स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसमें आपको अंदर की तरफ जो है एल्वुलस के अंदर आपको ये वॉल दिखाई दे रही है। लेकिन इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, कभी एल्वुलस की जो वॉल है उस वॉल के डैमेज होने से जो एल्वुलस का एट्रियम का साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ में क्या है कि भी इसके अंदर आपके वॉल की इलास्टिसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एयर होती है वो इनके अंदर मौजूद रहती है और इसको यदि आप निकालने का प्रयास करें फिर भी वो निकल नहीं पाती। तो ऐसे लगता है कि भी लंग्स में एयर है लेकिन उस एयर को आप जो है मतलब एक तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो इसमें क्या होगा, कभी जैसे कि वॉल ऑफ एल्वुलस डैमेज हो जाती है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी जो लचकता कम हो जाती है, गैस एक्सचेंज सरफेस
सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमारे बॉडी में नहीं हो पाती। और इसी तरीके से एक और इसके अंदर एल्वुलर सैक रिमेन्स फिल्ड विद एयर आफ्टर एक्सपायरेशन। यदि हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दें फिर भी जो है हमारे लंग्स के अंदर एयर रहती है, तो हमारे शरीर के अंदर हाइपोक्सिया जैसी, यानी कि एक तरीके से जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो कंडीशन जो है वो शरीर के अंदर क्या हो जाती है, इस रोग के अंदर हो जाती है। अगली जो डिजीज़ है वो हम डिस्कशन करेंगे वो है इसके अंदर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब ये हमारे ऐसे डिजीज़ है जो इंडस्ट्रियल सब्सटेंस के कारण, यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर काम करता है और उस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के इफ़ेक्ट से जो है रेस्पिरेशन से संबंधित ये डिजीज़ होती है, तो उसे आप ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो बाय इंडस्ट्रियल हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि गैसेस, फ्यूम और डस्ट के कारण ये डिजीज़ होती है। इसके दो स्पेशल एग्जांपल हम लेंगे इसके अंदर। एक तो होता है सिलिकोसिस, जो सिलिका इंडस्ट्री के अंदर सिलिका डस्ट के कारण होती है, और दूसरा इसके अंदर एस्बेटोसिस यानी कि एस्बेटास डस्ट के कारण होने वाला ये क्या होता है, डिजीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि भी एक तरीके से जो व्यक्ति या जो पर्सन इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं और यदि ये डस्ट इनहेल की जाती है तो उसमें एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि भी एक तरीके से अपर साइड जो लंग्स का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीरियसली डैमेज हो जाता है। किसके कारण? उसमें फाइब्रोसिस प्रोसेस हो जाती है, यानी कि टिश्यू डैमेज होने के कारण उसके अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। और इसी तरीके से प्रोलिफिकेशन ऑफ टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, सूजन आ जाती है उसके अंदर, और रेडनेस ऑफ एक तरीके से लंग्स के अंदर ये लक्षण जब उसके अंदर दिखाई देते हैं। हालांकि ये जो डिजीज़ है वो काफ़ी ख़तरनाक है। इसमें धीरे धीरे करके जो वर्कर होते हैं उनके लंग्स जो वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए एक तरीका हो सकता है, या इससे बचने के लिए एक तरीका हो सकता है कि भी जो वर्कर होते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क जो है उसको क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे इस फोटोग्राफ के अंदर एक नॉर्मल जो व्यक्ति है उसका एक्सरे स्कैन है, और एक्सरे स्कैन के अंदर आप लंग्स की जो स्ट्रक्चर उसको देख रहे हैं। लेकिन इस डिजीज़ के अंदर आप देखोगे कि भी व्यक्ति के जो लंग्स है वो धीरे धीरे करके डैमेज हो रहे हैं, और इस तरीके से ये सिलिकोसिस और एस्बेटोसिस जो डिजीज़ है वो मेन जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के रूप में क्या की जाती है, डिस्कशन की जाती है। एक और हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जिसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो एक्चुअल में फ्यूल के बर्निंग की प्रोसेस से ये जो है बनती है। एक्चुअल में जो फ्यूल होता है, जो भी एक तरीके से ऑर्गेनिक या फिर एक तरीके से कार्बन बेस्ड जो फ्यूल होता है उसको यदि आप बर्न करोगे ऑक्सीजन की एक्सेस में तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन यदि उसी फ्यूल को यदि आप बर्न ऑक्सीजन की कमी में करोगे तब उस कंडीशन के अंदर जो है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो एक्चुअल में ये जो है बर्निंग ऑफ कोल और लैंप इन क्लोज रूम इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। यदि आप बंद कमरे के अंदर कोयले को या अंगीठी को यदि आप जलाते हो, इसी तरीके से बंद कमरे के अंदर लैंप को यदि आप जलाते हो तब उस कंडीशन के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उस कमरे के अंदर बन जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट जो है वो क्या होता है इसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग प्रॉपर्टी से, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा रखती है ऑक्सीजन से, अप्रोक्सीमेट 250 टाइम ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जल्दी से हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाती है और अवेलेबल नहीं रहेगी ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ने के लिए जो है। तो इस कंडीशन के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा और एक तरीके से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट लो ऑक्सीजन लेवल जो है उसके कारण हेडेक होता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डेजीनेस, सूनापन और नॉइसिया यानी कि वो एक तरीके से मितली आना जिसे हम कहते हैं, जी घबराना जिसे कहते हैं, उल्टी आना, ये भी लक्षण देखा जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि भी इसके कारण डेथ भी हो सकती है इसके अंदर। एक और चीज़ इंटरेस्टिंगली बताएं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो एक तरीके से कलरलेस और स्मेललेस जो है वो गैस होती है, जिसका
मतलब आसानी से पता नहीं लगता। आमतौर पर क्या होता है, सर्दी के समय के अंदर घरों के अंदर जो बंद कमरे के अंदर सर्दी से बचने के लिए अंगीठी को जलाकर जो है मतलब एक तरीके से हीटिंग के लिए उसको काम में लिया जाता है। ये अंगीठी जलाकर जो है वो सेकते हैं। तब उस कंडीशन के अंदर अनायासी जाने अनजाने के अंदर उस बंद कमरे में अंगीठी यदि जली रहे तो रात के समय के अंदर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और इस जहरीली गैस के कारण काफ़ी केस ऐसे देखने को मिलते हैं कि भी व्यक्ति की जो है मतलब बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलने से जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर। तो ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई। इसी तरीके से एक डिजीज़ और हम डिस्कशन करेंगे जिसे कहते हैं एटीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस। देखो हाई एटीट्यूड या फिर हाई एटीट्यूड का मतलब पहाड़ी एरिया के अंदर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होना लग जाता है। तो उसके कारण जो है हमारे जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो उस एटमॉस्फेयर के अंदर कम हो जाती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है कम होने के कारण इस तरीके की जो सिकनेस है उसको देखा जाता है, जिसमें एक तरीके से नॉइसिया, फटीग, हार्ट प्रोपलेशन यानी कि हार्ट जो है वो बिल्कुल स्लो काम करेगा। इसी तरीके से ब्रेथलेसनेस एंड मतलब सांस लेने के अंदर कठिनाई होना और हेडेक, सरदर्द होना, ये भी एक तरीके से लक्षण देखा जाता है। लेकिन ये जो है कुछ समय के लिए होता है, कुछ दिनों तक यदि वहाँ रहा जाए तो नॉर्मल बॉडी उसके प्रति एक्यूमुलेट हो जाती है और इसमें स्पेशली जो है हमारे शरीर के अंदर आरबीसी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हीमोग्लोबिन की अमाउंट भी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस ऑक्सीजन की कमी को धीरे धीरे करके पूर्ति कर ली जाती है। तो इसे हम एटीट्यूड सिकनेस या फिर माउंटेन सिकनेस के नाम से जानते हैं। कुछ और डिजीज है जैसे कि एक हम बात करेंगे इसके अंदर हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, शॉर्टेज होती है। उस कंडीशन को अपने हाइपोक्सिया कह सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से एक डिजीज होती है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है वो एक्चुअल के अंदर लंग्स की जो इनर सरफेस के ऊपर मौजूद जो एपिथेलियम है उसका यदि फ्रिक्वेंटली एबनॉर्मल तरीके से यदि कोई सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन को जो हम कहते हैं लंग कैंसर। और इसके लिए स्पेशली जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है, वो विशेष तौर पर धूम्रपान की जो प्रक्रिया है या धूम्रपान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर विशेष तौर पर लंग कैंसर जो है वो देखा जाता है। हमने यहाँ बात करी इस जो है मतलब डिजीज़ के बारे में। एक और डिजीज़ जो हम डिस्कशन करने वाले हैं जिसे आप कहते हैं न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया जो है वो एक तरीके से एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। उस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया का यदि इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो उसके कारण लंग्स की एलुलस के अंदर म्यूकस की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में उसके अंदर जो है डेड डब्ल्यूबीसी जो है वो भर जाती है। एज ए रिजल्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ पर कुछ और जो है इस वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिसीव करने की क्षमता कम हो जाएगी। साथ ही कुछ और जैसे कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने के अंदर कठिनाई होना, इस निमोनिया रोग के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। कुछ और हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जिसे कहते हैं अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन ड्राइवर के मीन्स जो डाइविंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसको आप डिकम्प्रेशन सिकनेस के नाम से जानते हैं। इसे एक और नाम दिया गया है कैसन्स डिजीज़ या बेंट्स डिजीज़। एक्चुअल में जो गोताखोर जो व्यक्ति होते हैं अधिक गहराई के अंदर यदि गोता लगाना हो तब उस कंडीशन के अंदर वो अपने साथ में गैस सिलेंडर को लेके जाते हैं। देखो अधिक गहराई में जाने पर बाहर की तरफ उसके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, मीन टू से जो पानी है, उस पानी के अंदर प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस प्रेशर के अंदर ब्रीथिंग करने के लिए उनके जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर, गैस के सिलेंडर के अंदर जो गैस जो है वो प्रेशर के साथ में क्या होती है, शरीर के अंदर पहुंचाई जाती है। तो इससे वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है कि भी जो हमारे उस गैस के मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी होती है। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, उसके साथ में नाइट्रोजन का एक निश्चित रेशो भी होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो डिजोल्व हो जाती है। नाइट्रोजन ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी ड्यूरिंग डाइविंग, यानी कि जब
व्यक्ति जो है गोता लगाता है गहराई के अंदर, तब तो क्या होती है उसके अंदर वो नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाती है हाई प्रेशर में। लेकिन जब वही व्यक्ति यदि दोबारा से सरफेस की तरफ आता है, तब उस समय वो घुली हुई नाइट्रोजन और नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक तरीके से प्रेशर यदि तेजी से डिक्रीज यदि हो रहा है, तब उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड के अंदर घुली हुई नाइट्रोजन गैस है वो बबल के रूप में जो है वो क्या होती है एक तरीके से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर एक तरीके से बबल की फॉर्मेशन नाइट्रोजन गैस की हो जाती है। तो ये इस तरीके की जो डिजीज के मेन जो है वो क्या होते हैं लक्षण होते हैं। इसमें क्या होगा कि भी जो व्यक्ति होता है उसके अंदर फटीग थकावट हो जाती है, और इसके अलावा पेन जो मसल और जो जॉइंट है उनके अंदर बहुत तेज़ी से क्या होता है या बहुत लंबे समय तक जो है वो दर्द रहता है। इस डिजीज़ के क्या होते हैं लक्षण होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और डिजीज़ जो रेस्पिरेशन से संबंधित है, जिसका एक नाम है सार्स। सार्स को आप फुल फॉर्म के रूप में देखें तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसको चाइना के अंदर फरवरी 26 2003 के अंदर इसको जो है रिपोर्ट किया गया था। ये एक्चुअल के अंदर ह्यूमन कोरोना वायरस है, और ह्यूमन कोरोना वायरस जो है वो एक्चुअल के अंदर एक इन्फ्लुएंजा वायरस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो है मतलब डिजीज़ को कोज करने वाला वायरस है, उसी का एक म्यूटेंट रूप है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के म्यूटेशन से ह्यूमन कोरोना वायरस से होने वाला जो है मतलब ये डिजीज़ है, और इसको आप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली एक और डिजीज़ जो है चल रही है रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग, जिसको आप कोविड-19 के नाम से जानते हैं। यहाँ मैं उस कोविड-19 के रिगार्डिंग जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का प्रयास करूँगा, जिसमें आप देखें इसके अंदर कोविड-19 जो है वो उसको आप नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, जो डिजीज़ कोज करने वाला जो फैक्टर होता है। नोवेल कोरोना वायरस जो है वो एक्चुअल के अंदर ये वायरस जो है वो एनिमल के अंदर पाया जाता है, लेकिन किसी कारण से ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है इंट्रोड्यूस हो गया, और एक तरीके से ये आरएनए बेस्ड यानी कि रिट्रो वायरस है। लगभग हम बात करें इन 2019 नोवेल कोरोना वायरस जो उसको चाइना के अंदर जो है मतलब रिपोर्ट किया गया था, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर स्प्रेड होते होते ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डिजीज़ के रूप में जो है मतलब वायरस जो है वो फैल गया, पेंडेमिक डिजीज़ के रूप में जो है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इकोनॉमिक और व्यक्ति की जो लाइफ है उसको इन्होंने क्या किया कि नुकसान पहुंचाया। ठीक है। सिम्टम्स यदि हम बात करें तो सिम्टम्स के अंदर इस डिजीज़ के अंदर बुखार आती है, इसके अलावा खांसी आती है, इसके अलावा सांस लेने के अंदर कठिनाई होती है, मसल पेन होता है, इसके अलावा थकावट भी होती है। ये इस जो वायरस के इन्फेक्शन या इस डिजीज़ के अंदर जो है मतलब होने वाले जो है एक तरीके से इन्फेक्शन के जो है मतलब लक्षण होते हैं। इसके अलावा इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन किसी भी व्यक्ति के संपर्क में यदि आया जाए, तब उस कंडीशन के अंदर 2 से 14 दिन के अंदर इसका जो है मतलब एक व्यक्ति के अंदर इसकी जो है मतलब इंक्यूबेशन पीरियड उसमें जो है वायरस प्रोडक्शन की क्या हो जाती है क्षमता हो जाती है, और ये दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है एक तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। हम यदि बात करें कि भी मोड ऑफ इन्फेक्शन के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। यदि कोई व्यक्ति इस डिजीज़ से ग्रसित है तो उस डिजीज़ वाले पर्सन की जो इनहेल की गई या एक्सहेल की गई जो किसी भी प्रकार की रेस्पिरेशन से संबंधित एयर है उसके अंदर ये वायरस हो सकता है। इसके अलावा उसकी जो मतलब छींकने और खांसने और उसके जो इवन शरीर का कोई भी किसी भी प्रकार का जो सिक्रीशन है वो उसके अंदर वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर मौजूद रहता है। तो इस वजह से वो पूरे एनवायरनमेंट के अंदर वायरस जो वो क्या हो जाता है फैल सकता है, और पेशेंट के किसी भी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली यदि कांटेक्ट में यदि कोई व्यक्ति यदि आता है तो उसमें ये वायरस हो सकता है। बचाव के तरीकों के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि भी जो पर्सन है इन्फेक्शन है या इन्फेक्टेड एरिया के अंदर जो है आप व्यक्तियों के कांटेक्ट में कम से कम आएँ। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली हाथ को साबुन और अल्कोहल से धोएं, और साथ में जो है मतलब अपने आप को खुद को बचाने के लिए जो है मास्क ज़रूर पहने। हालांकि रिसर्च
रिसर्च जो है वो इसके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चल रही है। इसके रिगार्डिंग अलग अलग देशों ने जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इसके ऊपर प्रोग्रेस भी की है, और प्रोग्रेस के अंतर्गत इंडिया ने भी जो है मतलब दवाई को बनाया है, और उसका जो है मतलब एक तरीके से सक्सेसफुली ट्रायल भी हुआ है, और उसको इंडिया ने जो है मतलब एक तरीके से सक्सेसफुली लॉन्च भी किया है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए दवाइयों का निर्माण कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टिंग जो जानकारियाँ हैं वो मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके बारे में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।